दोस्तों, कब्ज रहता है, अब नहीं रहेगा। दोस्तों, जुकाम हो जाता है, अब नहीं होगा। कब्ज के लिए आज एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाला हूँ। गजब का परिणाम मिलेगा। आप सभी को प्राणायाम तो आता है, लेकिन क्या त्रिबंध प्राणायाम आता है? आज बताने वाला हूँ। धीरे धीरे पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। प्राणायाम करने का क्या तरीका है, किस तरह से हम उस प्राणायाम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, आज इसको बताने वाला हूँ। कितने प्राणायाम करने बहुत ज़रूरी हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हिंदुस्तानियों को तो विशेष रूप से ये शुभकामनाएं बनती हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने ही तो प्रस्ताव दिया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रस्ताव दिया था अंतर्राष्ट्रीय योग के लिए, और पूरे विश्व ने इसे रिकॉग्नाइज किया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और इस बार तो प्रधानमंत्री जी अमेरिका में हैं और 185 से 195 कंट्री वहाँ उनके साथ योग कर रही होंगी। उनके राजनयिक या बड़े अधिकारी जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उन कंट्रीज के। दोस्तों, योग हमारे जीवन का हिस्सा है। इस योग को सही तरीके से किया जाए तो निश्चित रूप से और भी ज़्यादा फायदे हम इसके ले सकते हैं। आप देख सकते हैं आवाज़ें आ रही हैं, और भी मेरे आसपास काफ़ी लोग योग कर रहे हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आपको पुनः एक बार शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, जब हम योग की बात करते हैं तो योग में दो चीज़ें आती हैं। पहली तो आते हैं आसन, और एक आता है प्राणायाम। हमारे शरीर को साधने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। हम अपने बाहरी शरीर को, बाह्य शरीर को कैसे मजबूत करेंगे? तो उस मजबूती के लिए हमें चाहिए आसन। लेकिन हम अपनी एक्सरसाइज किडनी के लिए कैसे कराएं, लीवर के लिए कैसे कराएं? उसके लिए तो हमें प्राणायाम की ही ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो वैसे तो 8 प्राणायाम का पैकेज है। इसको करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। वैसे तो आप मुझे देख सकते हैं, मैं भी आजकल नहीं कर पा रहा हूँ। पिछले 1-2 साल से सब डिस्टर्ब है, खाने पीने पे लगे में बस भूल गए। ये विद्यार्थियों के लिए चैनल है, आप लोग जानते हैं। बहुत जल्द मैं टैक्स और इनकम टैक्स और जीएसटी की आपको इन्फॉर्मेशन डालना शुरू करने वाला हूँ। इनकम टैक्स पढ़ाने वाला हूँ। इस पर आप लोग देखेंगे बहुत अच्छी जानकारी, रिटर्न कैसे भरते हैं, ये सब भी मैं आपको सब सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, लेकिन आज तो योग की बात करनी है। योग में 8 प्राणायाम का पैकेज है, लेकिन हम अपनी दौड़ती भागती जिंदगी में इतने सारे नहीं भी कर पाते हैं, तो 4 से 5 प्राणायाम तो हम सभी को करने चाहिए। अब योग करने की जब बात आती है, प्राणायाम करने की बात आती है, तो हमें लगता है कि हम कैसे करेंगे, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, आसान तरीके से करते हैं। जैसे मान लीजिए, शुरुआत इसी से करते हैं, कैसे बैठें। जब हम बैठने की बात करते हैं तो हम पद्मासन में बैठ करके अगर करेंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ है। पद्मासन कैसे लगता है? एक पैर इस जगह पर, दूसरा पैर दूसरी जगह पर। लेकिन पद्मासन लगाना आसान नहीं है। बच्चे तो लगा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारी मांसपेशियां कड़क होती चली जाती हैं। लेकिन अर्ध पद्मासन भी लगाया जा सकता है, उसमें भी हमें लाभ मिलेंगे। लेकिन वो भी नहीं लगता तो जैसे मैं बैठा हूं, सुखासन कहते हैं इसे। सुखासन मतलब बस आलती पालती मार के बैठ गए। और आप इस मुद्रा में भी प्राणायाम करेंगे तो वही लाभ मिलेंगे। जितना हो जाए उतना अच्छा, कोई जबरदस्ती नहीं। दोस्तों, जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको प्राणायाम बताने वाला हूं भस्त्रिका। सामान्यतः हमें यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। इस भस्त्रिका प्राणायाम के बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम अपने कब्ज को दूर कर सकते हैं। दोस्तों,
जब हम भस्त्रिका प्राणायाम की बात करते हैं तो मैं इसके साथ ही दूसरा प्राणायाम और जिक्र करना चाहता हूं। भस्त्रिका और कपालभाति, ये दोनों में एक सिमिलरिटी है, दोनों को एक साथ बताता हूं। भस्त्रिका में हमें सांस लेना होता है और कपालभाति में हमें सांस छोड़ना होता है। भस्त्रिका में सांस लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कपालभाति में सांस छोड़ेंगे लेकिन लेंगे नहीं। अरे ये तो गजब हो जाएगा, कैसे होगा भाई? ऐसे कैसे हो सकता है कि सांस लें और छोड़ें ना? तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि श्वास लें उसका तो हमें एहसास होना चाहिए, श्वास छूट कब गया उस पर हमें कोई मेहनत नहीं करनी है। दोस्तों, बस यही है भस्त्रिका। पहले मैं इसका एक नमूना दिखाता हूं। इस तरह से मैं श्वास ले रहा हूं, मुझे पता है, सबको पता है, लेकिन वो कब छूट जाता है नहीं पता है। हमारे फेफड़ों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है, हमारे अंदरूनी सिस्टम को एक एक नस नाड़ी तक हमारे ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। ऑक्सीजन ही तो है हमारे जो अंदरूनी अंग हैं, उनका प्राणवायु ही तो उन्हें जिंदा रखती है, सर्वाइव कराती है। इसका मतलब हमें उस प्राणवायु को अपने उन जगहों पर भी अंदर पहुंचाना है जहां वो नहीं पहुंच पा रही हैं, हमारे चाहे उम्र बढ़ने की वजह से हो, चाहे किसी और रुकावट की वजह से। ये पूरा प्राणायाम पैकेज क्या है? ये वायु का ही तो खेल है। वैसे भी आपने सुना होगा, हमारी जो जिंदगी है वो सारी वायु पर ही चल रही है भाई। देखते हैं कोई गुजर जाता है तो हम कहते हैं अरे हवा सी निकल गई, बस सारा सिस्टम हवा पर चल रहा है। इसका मतलब इस प्राणवायु को हमें जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पहुँचाना है। सर्वाइव करेंगे, हमारे हर नस नाड़ी सर्वाइव करेगी। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम कितनी गति से करें? हम इसे 1 मिनट में 60 से 100 स्ट्रोक तक लगा सकते हैं। जो जवान बच्चे हैं वो तो इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे इतनी तेज गति से। जिनको बीपी है वो थोड़ा सा हल्का हाथ रखेंगे भाई। ठीक है, तो भस्त्रिका प्राणायाम हमारे बहुत काम का प्राणायाम है। श्वास लेना है सीधे सीधे, नाक से लेना है, लेकिन प्राणायाम करते हुए एक बहुत बड़ी बात ध्यान रखनी है, हमारी कमर और गर्दन, ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये सीधी होनी चाहिए। लेकिन सीधे करने का मतलब ये नहीं है कि हम तनाव में पहुंचा दे बॉडी को, ऐसे नहीं। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। आप ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में इस तरह से रहेंगे। और कई बार तो मैं देखता हूं जब बताते हैं कि भस्त्रिका करिए तो वो पूरे बॉडी को ऊपर करते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, हमें श्वास को साधना है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की, इसके फायदों की, बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए विशेषकर हमारे 2-3 प्राणायाम बहुत ज़रूरी हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हमारी पूरी बॉडी को तेज गति से एक्टिवेट करता है। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला था कि किस तरह से हम कब्ज को दूर कर सकते हैं। जिन लोगों को कब्ज रहता है, फ्रेश होने जाते हैं, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं, कितनी कितनी देर बैठते हैं सब जानते हैं। कुछ लोग तो अंदर अखबार पढ़ के आ जाते हैं। तो दोस्तों, आजकल अखबार की जगह मोबाइल ने ले लिए। दोस्तों, हम क्या करें? तो एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ। जब सुबह उठें तो सुबह उठने के साथ ही आप यहाँ
ये आपकी चिन्ह है, ठोड़ी है, यहाँ इस तरह से 1 से 2 मिनट दबा करके रखेंगे। आप जब इसे 1 से 2 मिनट दबा करके रखेंगे, ये एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट है कि आपका कब्ज तोड़ देगा, आप खुलकर फ्रेश हो पाएंगे। दोस्तों, आप ये 1 से 2 मिनट दबा करके रखें, पानी वानी पिएं, फ्रेश होकर के आएँ, आपको अंतर खुद पता चल जाएगा। आप ये काम रात को सोते वक्त भी कर सकते हैं। सोते वक्त भी आधा मिनट से 1 मिनट आप इसे दबा करके रख सकते हैं। दोस्तों, इस भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हमें, चूंकि बहुत एक्टिवेट, ऊर्जावान हम अपने को महसूस करते हैं, अब हमें जो प्राणायाम करना चाहिए उसका नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम की क्या खासियत है, किस तरह से ये काम करता है हमारी बॉडी के लिए? मैंने बताया प्राणवायु है, ये तो सबको समझ में आती है बात, लेकिन करें किस तरीके से? आप इसी तरह से सुखासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए या अर्ध पद्मासन में बैठिए, लेकिन इस प्राणायाम को करने के लिए कुछ बातें हैं, वो ध्यान रखिए। आपकी कमर बिल्कुल एक सीधी में होगी, लेकिन ऐसे तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज़ का? आपकी कमर ये सीधी होनी चाहिए। अगर हम ऐसे बैठ गए तो हम उसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। अगर हम अपने को व्यवस्थित रखेंगे, डिसिप्लिन रखेंगे, देन डेफिनेटली हम उस फायदे को ले पाएंगे जिस फायदे की हम बात करते हैं। दोस्तों, अनुलोम विलोम हमारी चंद्र और सूर्य नाड़ी दोनों को साधता है। जो लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं, कहते हैं हमारा चंद्र कमजोर है, हमारा सूर्य कमजोर है, और ज्योतिषी भी बताते हैं कि आप अनुलोम विलोम करिए, आपका चंद्र और सूर्य ठीक हो जाएगा। क्या है? यही तो है। हमारी बाईं नासिका ये चंद्र को रिप्रेजेंट करती है, दाईं नासिका हमारे सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हम दोनों को एक साथ साध लेते हैं और हमारे चंद्र और सूर्य दोनों बढ़िया हो जाते हैं। हमारे बॉडी पर इनके जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो आते हैं। तो आप इसे ज्योतिष की तरह से मानिए, आप इसे प्राणायाम की तरह से मानिए, जैसा ठीक समझे मानिए, लेकिन करिए। विद्यार्थियों के लिए तो बेहद जरूरी है। आपने सुना होगा, दो दिमाग होते हैं ना, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, दोनों को एक साथ ये एक्टिवेट करता है, दोनों को एक्टिवेट करता है, लेफ्ट को भी और राइट को भी। कैसे होंगे? वो इसी से तो होंगे। अनुलोम विलोम कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आप लेफ्ट से शुरू करेंगे, बाईं नासिका से श्वास लेंगे और दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। जैसे मतलब आपका जो विशेष है वो ध्यान से सुनना। आपकी बॉडी में तनाव नहीं होना चाहिए, न तन में तनाव न मन में तनाव। एकाग्रचित होकर, मैं तो आपको करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए मेरा ध्यान उस तरफ है, वरना आप अपना ध्यान लगाइए यहाँ माथे पर। ऐसा महसूस कीजिए कि यहाँ एक ज्योति जल रही है और आप उसी को ध्यान करके ये प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन बॉडी में तनाव नहीं है, न तन में तनाव न मन में तनाव। इस मंत्र को तो जान लीजिए और इसी को पूरा करके प्राणायाम कीजिए। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। अच्छा, एक बात और बताता हूँ। एक गलती लोग करते हैं, ऐसे हाथ को ऐसे कर लेते हैं,
जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेते हैं तो ऑक्सीजन, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे हमने हाथ ऐसे किया, ऐसे अंजलि बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा और इसे अंजलि में भर लिया, हाथ में आ गई हमारे, और हम तुरंत ही उसी नासिका से इस श्वास को वापस खींच रहे हैं, तो कुछ हिस्सा तो डिस्टर्ब करेगा ही ना। इसलिए हाथ ऐसे होना चाहिए। और जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो एक गलती और लोग करते हैं, जान लगा देते हैं जैसे नाक से दुश्मनी हो गई हो, ऐसे ऐसे करके। नहीं भाई, नाक को केवल बंद करना है, ऐसे जान नहीं लगानी है। ये हमारा ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में रहेगा। दोस्तों, अब बात आती है कितनी देर करें। तो 10 से 12 मिनट आप इसे करिए। 10 से 12 मिनट तो सामान्य व्यक्ति के लिए। अगर आप बीमार हैं तब आप इसे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे तक भी कर सकते हैं। आपकी बॉडी का, पूरी बॉडी का रूपांतरण कर देगा ये प्राणायाम। आपके दिमाग को तीव्र, बॉडी में स्थिरता आएगी और दिमाग में तीव्रता आएगी। बहुत कमाल का है। आपके अनुलोम विलोम सीधे दिमाग को नियंत्रित करता है, आपके चंद्र और सूर्य नाड़ी को नियंत्रित करता है। इसी प्राणायाम का रूप नाड़ी शोधन के लिए भी हम यूज करते हैं। कैसे? हम इस प्राणायाम में गति न रख के क्योंकि हम 1 मिनट में लगभग 6 से 7 बार इस प्राणायाम को कर लेते हैं। जैसे मैं एक बार करके दिखाता हूं। एक मिनट में 6 से 7, 8 बार तक ये हो जाता है। लेकिन अगर हम इसे नाड़ी शोधन का रूप ले लें, हम नाड़ी शोधन के लिए इसका यूज करें, तो फिर हमें इस प्राणायाम को 30 सेकंड तक कम से कम करना है, एक साइड से करके, एक बार में। मैंने तो श्वास ली और छोड़ी, बताते वक्त थोड़ा डिस्टरबेंस रहा तो तेज गति से आपको मेरी श्वास की आवाज़ आ गई। आपको इतनी गति से इसमें श्वास लेना है केवल कि आपको आवाज़ ही ना आए। श्वास लेने की और छोड़ने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आपकी गति इसका मतलब बहुत धीमी होने वाली है। तो ये नाड़ी शोधन का भी रूप होता है। अनुलोम विलोम बेहद जरूरी, विद्यार्थियों के लिए विशेष जरूरी। रामदेव जी ने तो इस पर पूरी अपने यहाँ रिसर्च कर रखी है, उनसे ही सीखा भी है, उन्होंने जो कुछ बताया है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम कपालभाति की। कपालभाति एक बहुत ही बढ़िया प्राणायाम, जैसे भस्त्रिका हमारी बॉडी को एक्टिवेट करता है, बहुत तेजी से एक्टिवेट करता है, हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है। इसी तरह से ये जो कपालभाति है, ये तो कमाल का प्राणायाम है, हमारे वजन को कम करता है। अब मेरे को मत देखना भैया, मैं तो कर ही नहीं पाता हूँ, और प्रोजेक्ट में उलझा हुआ हूँ। लेकिन मुझे पता है मैं लगातार इसे करूँगा तो मैं उसे मैनेज कर लूँगा। कुछ मेरी बॉडी भी, मेरी फिजिक बचपन से ही ठीक ठाक है। तो ये नहीं सोचना कि भाई सर तो जो करा रहे हैं वो तो इस तरह के लग रहे हैं ना। हर किसी की फिजिक भी होती है। दोस्तों, कपालभाति पेट का पता नहीं पाएगा कहाँ गया। आप एक बार ध्यान से उसको करिए बस। देखिए, कपालभाति में विशेष क्या, एक तो वही बात, आपकी कमर
और गर्दन यहाँ ऊपर तक ये एक सीध में होना चाहिए, लेकिन ऐसे तनाव नहीं होना चाहिए। सिंपल, आप इस तरह से बैठे होंगे और श्वास छोड़ना है, नाक से छोड़ना है, लेना नहीं है। अरे सर लेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? अरे आ तो अपने आप जाएगा, आपको उसके लिए प्रयास नहीं करने, पता नहीं चलेगा उसका कब आया। छोड़ने का पता होना चाहिए, बस फोकस कहाँ है? छोड़ने पर। सर इसमें तो पेट अंदर जाता है, कितना पेट अंदर जाना चाहिए? तुम्हें नहीं सोचना है भाई कितना अंदर जाना चाहिए, जितना जाना होगा अपने आप चला जाएगा, टेंशन नहीं लो। बस आपको तो श्वास छोड़ना है, नाक से छोड़ना है। सर इसकी क्या गति रखें? तो दोस्तों कपालभाति में गति फिर से एज के आधार पर होगी, आपकी बीमारियों के आधार पर होगी। नॉर्मली आप 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगा सकते हैं। जैसे घड़ी की सुई चलती है टिक टिक टिक, उसी तरह से लगभग आप 60 स्ट्रोक लगा सकते हैं। लेकिन आप ये 120 तक कर सकते हैं। आप इसे 150 तक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीपी है तब आपको इसे बहुत तेज गति से नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, हमें हर प्राणायाम के बाद इस तरह से अपनी हथेलियों को रगड़कर, इसमें एक एनर्जी पैदा होती है, उसे अपने चेहरे पर इस तरह से रखें कुछ देर और ये महसूस करें कि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो हमारे शरीर में आ रही है। हम ऊर्जावान हो रहे हैं और निश्चित रूप से हम ऊर्जावान होंगे। दोस्तों बीच बीच में हमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते रहने चाहिए। एक तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारी बॉडी में दिक्कतें नहीं होंगी, और दूसरा ये सूक्ष्म व्यायाम हमारे लिए जरूरी भी है। तो इन सूक्ष्म व्यायामों में पैर के व्यायाम हमें करते रहने चाहिए। ऐसे गोल गोल घुमाइए घुमाइए, यस वेरी गुड। ऐसे ये तनाव यहाँ पर हमारे, जब हम ऐसे घुमाते हैं नीचे तक, जहाँ तक हम घुमा सकते हैं उसे ध्यान से पूरा घुमाएंगे उसे। ऐसे ये ऐसे ही जितना एक साइड में घुमाएंगे उतना ही दूसरी साइड में घुमाएंगे। ये ध्यान रखें, इन सूक्ष्म व्यायामों में, आसनों में हम जो काउंटिंग करते हैं, एक तरफ एक साइड में जितना, दूसरी साइड में भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है? ओके, चलिए ये उंगलियों को इस तरह से करिए, ये पैरों को ये रिलैक्स कर लीजिए। घुटनों में दर्द रहता है तो घुटनों के दर्द के लिए ये जो हमारे घुटने ऐसे नीचे में मार रहा हूं, देख पा रहे होंगे हैं? तो इसको करिए। ये सब बीच बीच में करने वाले प्राणायाम आसन है, सूक्ष्म व्यायाम है, जरूरी है हमारे लिए। समय रहा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई, तो मैं आपको सर्वाइकल के लिए आज एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, परेशान है लोग, डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं है। कोई हड्डी बड़ी हुई बता देता है, कोई इसका कुछ और रूप बता देता है, लेकिन नहीं है कुछ और। देखते हैं क्या क्या बता पाते हैं।
ये जो प्राणायाम है, ये जो मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम बता रहा हूँ, ये आपने सुना होगा कि उसकी नाभि गिर गई, उसे नाप हो गई, ये उसके लिए भी ये बहुत बहुत काम का है। ये खिंचाव जब हम देते हैं, हमारी नाभि को ये नियंत्रित करता है। ये ऐसे ही ऊपर, ऐसे ही नीचे, ये नीचे ऊपर, इस तरह से गोल गोल घुमाना है। ये बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके दोस्तों। ये सब सूक्ष्म व्यायाम है, हाथों के, पैरों के, करते रहिए बीच बीच में दोस्तों। अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये दो महत्वपूर्ण प्राणायाम। कपालभाति हमारे फेफड़ों को मजबूती देने वाला, हमारे वजन को नियंत्रित करने वाला, हमारे पेट को अंदर खींच कर दे, ऐसा प्राणायाम था दोस्तों। एक और समस्या आजकल विशेष रूप से है, और वो क्या है? गले की समस्या। गले में समस्या रहती है लोगों को। इस गले की समस्या को दूर करने के लिए मैं आपको ये प्राणायाम बताने वाला हूँ दोस्तों। उज्जयी प्राणायाम आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे, लेकिन ये उज्जयी प्राणायाम करने के बाद हमें फायदे क्या होंगे? तो दोस्तों, उज्जयी प्राणायाम से हमें हमारे गले की समस्याओं से निजात मिलती है। उज्जयी प्राणायाम करने के बाद हमें थायराइड की प्रॉब्लम से एक परेशानी दूर होती है, थायराइड की समस्या दूर होती है, हमारे खर्राटे लेने की समस्या दूर होती है उज्जयी प्राणायाम से। सभी को करना चाहिए, बहुत अद्भुत लाभ है उज्जयी प्राणायाम। कैसे करेंगे दोस्तों? उज्जयी प्राणायाम करने के लिए हमें 3 तरह के बंद होते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद और जलंधर बंद। तो मैंने अभी अगर समय मिलेगा तो अभी बताऊंगा आपको तीनों प्राणायाम को। इन तीनों प्राणायाम, इन बंद में जो हमारा बंद है जलंधर बंद, उसमें क्या करते हैं? ऐसे हम अपने जो हमारा कंठ है उसको सिकोड़ते हैं। आसान नहीं है, शुरू में तो सिकुड़ेगा ही नहीं, उसे सिकोड़ते हैं। और ये जो चिन्ह है, ठोड़ी है, इसको हम अपने हृदय से लगा देते हैं। ये हमारा बंद है जलंधर बंद। श्वास या तो अंदर खींच करके काम करेंगे या श्वास बाहर खींच करके काम करेंगे। अभी मैं आपको प्राणायाम बताने वाला हूँ ना, त्रिबंध प्राणायाम, उसमें ये आएगा फिर से। तो दोस्तों, करते हैं बात। ये जलंधर बंद है, ठीक है, लेकिन हमें तो अब क्या करना है? उज्जयी प्राणायाम का रूप करना है। तो हम इसको जलंधर बंद पूरी तरह से नहीं लगाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ हृदय में नहीं जाना है, हृदय की तरफ ठोड़ी को नहीं लेके जाना है। इसको ऐसे ही सकोड़ करके टाइट करना है। नाक से श्वास लेना है, लेकिन वो ऐसा महसूस होना चाहिए कि गले से लिया जा रहा है। बाईं आंख से, बाईं नाक से इसे हम बाहर निकाल देंगे। फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। हम श्वास नाक से लेंगे, लेकिन वो हमें भी महसूस होना चाहिए, सामने वाले को भी महसूस हो, उसकी आवाज़ भी यहीं से है, कंठ, कि हम गले से श्वास ले रहे हैं, ऐसा महसूस होना चाहिए। ले हम नाक से ही रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने इसे सकोड़ दिया है तो हमें ये महसूस होगा कि हम यहाँ से ले रहे हैं, गले से श्वास ले रहे हैं। केवल महसूस होगा, ले नाक से ही रहें। इसे पूरा लेने के बाद हम बाईं नासिका से इसको उत्सर्जित कर देंगे। दोस्तों,
ये हमारा उज्जाई प्राणायाम का तरीका है। इसमें भी ध्यान यही रखेंगे, हमारी कमर सीधी, कमर सीधी, यहाँ ऊपर तक सीधी, ऐसे नहीं बैठना है ना, ऐसे जैसे कुछ परेशानी हो गई हो, नहीं जी, सीधा ही बैठना है। लेकिन सीधा बैठने के लिए तनाव नहीं करेंगे, आराम से रिलैक्स होकर, न तन में तनाव न मन में तनाव। जिस वक्त प्राणायाम कर रहे होते हैं तो अलग ही लेवल पर जुड़ते हैं। दोस्तों, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। श्वास नाक से लेना, लेकिन गले से महसूस होना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम फायदे, हमारे खर्राटों की समस्या को दूर करेगा, हमारे गले की विभिन्न तरह की समस्याएं दूर करेगा, हमारे थायराइड की समस्या को दूर करेगा। दोस्तों, इसके बाद हम विद्यार्थियों के लिए ही 2 प्राणायाम और जो बेहद जरूरी हैं उनकी बात करते हैं। वैसे तो एक अग्निसार है, एक नौली है जो हमें कर लेना चाहिए। नौली तो खैर बहुत लोग नहीं कर पाते, मैं भी ठीक से नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अग्निसार को हम करते हैं। लेकिन आप लोग न भी करें तो काम चलेगा, जो बहुत ज़रूरी है उसकी बात करते हैं। 2 प्राणायाम हमारे लिए और बहुत ज़रूरी हैं। एक तो हमारे लिए हमने उज्जाई किया, ये एक हमारे लिए भ्रामरी और एक उद्गीत, ये 2 प्राणायाम हमें कर लेने चाहिए। भ्रामरी क्या है? भ्रामरी में हम अपनी ये यहाँ से पहली उंगली रखेंगे, फिर हम 2 उंगलियों से आंखें बंद करेंगे, दबाएंगे नहीं आंखों को, केवल रखेंगे ऐसे ही सॉफ्टली, ये यहाँ हमारा होगा। और इस अंगूठे से हम अपने कान में जो ये एक ये होता है, ये आपसे जो भी कहें गुठली सी होती है, गोली सी होती है, इसको ऐसे दबाएंगे और इससे कान बंद हो जाएगा हमारा। ये और इसमें हम ओम का उच्चारण करेंगे। लेकिन ये ओम का उच्चारण हमें ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे हमारे सर की तरफ जा रहा है। एक तो हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, बाहर की तरफ फेंक रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारा मुंह बंद है, ओम का उच्चारण कर रहे हैं और यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। ये है ओम, ठीक है। तो ये हमारा भ्रामरी। और फिर उद्गीत में हम ओम का उच्चारण करेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से। इस बार हमें यहाँ नहीं लगता हमें महसूस हो रहा है, ओम को हम सामान्य तरीके से उच्चारण कर रहे हैं। दोस्तों, ये दोनों ही प्राणायाम हमारे लिए जरूरी, क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को स्थिरता देते हैं, तीव्रता देते हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए उद्गीत की जब हम बात कर रहे हैं और भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमें ध्यान की मुद्रा में ले जाता है, ये हमें साधना जो हम कहते हैं मेडिटेशन, उसकी तरफ लेकर के जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम त्रिबंध प्राणायाम की। 3 बंध कौन से हैं? मूल बंध, उड्डयन बंध और तीसरा है हमारा जालंधर बंध। इन तीनों में ही हम संकुचन करते हैं, सुकोड़ते हैं। क्या चीज सुकोड़ते हैं? तो मूल बंध में हम अपने गुदा द्वार को सुकोड़ते हैं, जहां से हम मल त्याग करते हैं। हम दूसरा उड्डयन बंध में हमारा जो नाभि है, नाभि के ऊपर और नीचे का हिस्सा, इसको सुकोड़ते हैं। और तीसरा जालंधर बंध। हम जालंधर बंध मैंने अभी डिटेल बताया था। अगर हम तीनों बंध को एक साथ लगाएं और इन तीनों बंध को एक साथ लगा करके या तो श्वास बाहर रखेंगे या अंदर रखेंगे, तो एक बार बाहर रखें, एक बार अंदर रखें, बस यही है हमारा त्रिबंध प्राणायाम। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ।
श्वास अंदर भर लिया है, जितनी देर आप रोक सकते हैं। यही काम बाहर के लिए भी है। हम श्वास को बाहर फेंक देंगे और फिर तीनों बंद लगा लेंगे। जितनी देर बाहर रोक सकते हैं। ये त्रिबंध प्राणायाम 10 से 15 मिनट आप कर सकते हैं। बहुत अद्भुत लाभ है इसके भी। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपको जुकाम होता है तो जुकाम में आपने यूकेलिप्टिस सुना है? यूकेलिप्टिस के पत्ते लाएं, उन्हें अपने हाथ पर ऐसे रगड़ें और उन पत्तों को फिर ऐसे सूंघें, तसल्ली से सूंघें 1 मिनट 2 मिनट, फिर उनकी महक खत्म हो जाए, फिर रगड़ लें पत्तों को और फिर से ऐसे सूंघें। आपको जुकाम की समस्या में विशेष लाभ होगा। दोस्तों, ये वीडियो और बहुत लंबा हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन तो इतनी सारी है जो दी जा सकती है और आपके बहुत काम की है, लेकिन मुख्य तो ये है बात कि हम इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान के गौरव की बात है, हिंदुस्तानियों के लिए गौरव की बात है। तो पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस इंटरनेशनल योगा डे पर। फिर एक बार कुछ नई जानकारी के साथ आपको अगली बार मिलेंगे। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको टैक्सेशन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है।